नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द राज इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एस टेट का अगला सीरीज लेके आया हूँ जो पिछले ईयर में पूछा गया था। बिहार स्टेट की परीक्षा में 11th-12th इकोनॉमिक्स की परीक्षा में जो सवाल आए थे उसमें मैंने 100 सवाल में से 50 सवाल पिछले वीडियो में करवा दिया था। नेक्स्ट जो 50 सवाल बचे हैं उसका मैं सॉल्यूशन लेके पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो समय गवाए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी बता दूं कि मुझे अप्रिसिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं वीडियो शुरू करता हूँ। 650 यानी 50 क्वेश्चन हो गए थे। 600 से शुरू है, मतलब सीरियल नंबर 600 मतलब पहला क्वेश्चन है, तो 651 मतलब 51वां क्वेश्चन से शुरू करता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, जीएसटी में अलग अलग स्लैब दरें शामिल हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अभी जीएसटी में रिफॉर्म्स हुआ है, तो पहले जो 4 दरें थी 5, 12, 18, 28, उसको हटा के अब 2 दर बचे हैं 5 और 18 का। ठीक है, वो जो 3 दरें थी, ठीक है, वो हट गई हैं। ठीक है, तो जो 4 दरें पहले थी, अगर इस बार पूछ ले हो सकता है, तो ये 2 ही दरें बची है 5 और 18 की, हट गया बाकी सारी। तो कहने का मतलब 5, 12, 18, 28 में से 12 और 18 जो 12 और 28 थी वो दरें हटा दी गई हैं। अब लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो कहने का आंसर, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएँ जिसको बोलते हैं, वो क्या होती हैं? बाह्यताएँ क्या होती हैं? तो बाह्यताएँ जो होती हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। देखिए, एक्सटर्नलिटीज जब आप पढ़ेंगे, बाह्यताएँ जो जिसको थर्ड पार्टी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो जो बाह्यताएँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। पॉजिटिव भी बाह्यताएँ होती है और नेगेटिव भी बाह्यताएँ होती है। मैं फॉर एग्जांपल ही आपको समझा दें कि आपके घर के पास एक फैक्ट्री लगा है, तो फैक्ट्री जो लगाया है उसको पॉजिटिव मिल रहा है, उसको पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके अगल बगल जो लोग रह रहे हैं वो उसका पोल्यूशन को सह रहे हैं, तो उसके लिए वो नेगेटिव हो गया। तो बाह्यताएँ जो हुई, जो थर्ड पार्टी इफेक्ट को पहुंचाता है, हानि या लाभ, तो एक तो हो गया वो अपने लाभ के लिए काम किया, दूसरे को हानि हो गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये हो गया, कोई अगर बगीचा लगाया है और अगल बगल या पेड़ पौधा जो होता है बगान लगाया है, उससे आपको शुद्ध हवा मिल रही है, तो कहने का मतलब थर्ड पार्टी को उससे लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है। कोई फैक्ट्री लगाया तो उससे हानि हुआ, लेकिन अगर वही चीज़ अगर दूसरा चीज़ किया तो उससे लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि बाह्यताएँ 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए, सार्वजनिक व्यय पर पीकॉक वाइजमैन या वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना निम्नलिखित में से किस तत्व से बनी है? ठीक है, तो देखिए, ये जो होगा इसका आंसर सब होगा, क्योंकि पीकॉक वाइजमैन जो परिकल्पना है जहाँ पे एक ऐसे कुछ बनता है सीढ़ीनुमा, ऐसे 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 करके आकृति बनती, यही है सार्वजनिक व्यय। ठीक है, कहने का मतलब जब ये डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि है क्या। सीढ़ीनुमा आकृति का एक बनता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो इस प्रकार का ही कुछ बनता है। तो उसमें 3 प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, विस्थापन प्रभाव, एकाग्रता प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई एक निश्चित मात्रा से भोजन की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है और अन्य सभी को अपनी खपत कम करनी होगी, यह उदाहरण किस प्रकार के वस्तुओं का है? ठीक है, तो ये होगी निजी वस्तुएं। यदि कोई एक निश्चित मात्रा में भोजन की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो अन्य सभी को अपनी खपत को कम करनी होगी, तो ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया, किसी तरह का जैसे जो होती है, क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड जो होता है जिसमें नॉन एक्सक्लूडिटी होती, कहने का मतलब है जिसमें वर्जनीयता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो आसानी, कहने का ये सभी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट गुड होता है वो सभी के लिए नहीं होता है। तो कहने का यही मतलब है कि जिसमें किसी प्रकार का बंधन होता है या कोई रुकावट होती है, वो ही प्राइवेट गुड में आता है। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बात की गई वो प्राइवेट गुड के लिए की कही गई है। ठीक है, इसका भी एक क्लास होगा आगे जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। अभी आप देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से। सार्वजनिक वस्तुएं अपवर्जन योग्य हैं यदि, सार्वजनिक वस्तुएं अपवर्जन योग्य हैं यदि कुछ लोगों को इसका सेवन करने से
रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सही बात है, यही आंसर होगा, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है वो अपवर्जन योग्य नहीं होती हैं। ठीक है, गैर अपवर्जनीय होती है इसीलिए। ठीक है, अगला, वह कर जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जिसको हम शिफ्ट कर देंगे किसी के ऊपर तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही निकल आएगा, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होता है जिस पे लगा वही भुगतान किया, लेकिन अप्रत्यक्ष कर को टाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अप्रत्यक्ष कर, ये अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि जब ईडी इनफाइनाइट हो और ईएस जीरो हो तो संपूर्ण कर को सहन करता है। ठीक है, तो संपूर्ण कर को कौन सहन करेगा? देखिए, जब ईडी, इसको मैं बनाना तो नहीं चाहता, लेट हो जाएगा इस, लेकिन देखिए ईडी क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट, मतलब ये हो गया इनफाइनाइट, और ईएस जीरो मतलब ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, संपूर्ण कर का भार, तो कर लगने से पूर्ति जो होता है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ईएस जीरो था तो पूर्ति इधर हो जाएगा, तो संपूर्ण भार कौन सह रहा है, ये जो संपूर्ण भार है वो कौन सह रहा है, वो संपूर्ण भार जो है वो सह रहा है कौन, विक्रेता ही सह रहा है, क्योंकि देखिए मूल्य में किसी तरह का परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ये जो मेरा है वो ईडी, ई जो मेरा है वो है ईडी, ईडी इनफिनाइट मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये है मेरा ईएस। ठीक है, ईएस, अगर टैक्स लगा, टैक्स लगता है तो जो पूर्ति पर इफेक्ट पड़ता है वो कम हो जाता है, तो बाईं ओर शिफ्ट हुआ। अब बाईं ओर शिफ्ट हुआ तो क्या दूसरा जगह गया, जहाँ प्राइस था वहीं पे है प्राइस, तो सारा जो टैक्स लगने के बाद जो जो भी दाम बढ़ा होगा वो कौन सहन कर रहा है, वो विक्रेता सहन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो सरकार सबसे कम कर लगाती है वह सर्वोत्तम है का मानना है। किसका मानना है, तो ये जो मानना है वो क्लासिकल लोग का मानना है। ठीक है, मतलब कहने क्लासिकल लोग का यही मत था कि जो सरकार मतलब कर जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, और जो सरकार सबसे कम कर लगाती है वही सर्वोत्तम होती है। ये किसने कहा था, तो चीर सम्मत का मतलब यहाँ पे आ रहा है क्लासिकल्स, मतलब कहने का मतलब है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखिट में कौन सा सार्वजनिक ऋण को भुनाने की एक विधि नहीं है। ठीक है, तो सिंकिंग पर भुनाने की विधि है। ठीक है, और टर्मिनल लेवी भी, कैपिटल लेवी भी भुनाने की, टर्मिनल एन्युटीज भी है, और सहायता अनुदान जो है वो कर वो चुकाने की, भुनाने मतलब चुकाना, कर को चुकाने की विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये ग्रांट और अनुदान ये तो मिलता है थी, क्या कहते हैं कि ये जो मिलता है ये किसी को मतलब कहने के सहायता के रूप में मिलता है, तो उससे आपको कर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कर चुकेगा ना कर बढ़ेगा। तटस्थता का सिद्धांत यही मानता है, तटस्थता का सिद्धांत क्या मानता है, तो देखिए तटस्थता का सिद्धांत यही मानता है। अब इसमें ऑप्शन है, तो तटस्थता का सिद्धांत लोगों के भुगतान क्षमता के अनुरूप नहीं, देखिए सबसे सबसे कुशल कर व्यापक आधारित कर है जो आर्थिक निर्णयों को विकृत नहीं करते हैं, यही है तटस्थता का सिद्धांत। राइट आंसर 3 होगा। ठीक है, अगला चलिए, सतत विकास का तात्पर्य क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य होता है कि पर्यावरणीय प्रभावों को विचार किए बिना, नहीं ये नहीं होगा, वर्तमान भविष्य पीढ़ियों के लिए आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित करना ही होगा। देखिए मतलब सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ समझौता किए बिना भविष्य की ज़रूरतों को समझे और उसे पूरा करे। ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी द्वारा अंतर्निहित की गई श्रेणियों में से एक नहीं। देखिए सतत विकास के जो गोल्स थे, ठीक है, उनमें से निम्नलिखित में से उन गोलों में से एक निहित गोल है, उसमें से कौन सा एक गोल नहीं है, तो स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, नेशनल सिक्योरिटी, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो नेशनल सिक्योरिटी की बात उसमें नहीं की गई, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं की गई, लैंगिक समानता की बात की गई है, स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है, और किसकी बात नहीं, और स्वच्छ जल और स्वच्छता। देखिए इसका जो लक्ष्य है उस सबको याद करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको आप लोगों को सारा रट्टा मारना पड़ेगा, उसमें से पूछ देगा निम्नलिखित में तो कौन नहीं है या फिर निम्नलिखित में कौन है। ठीक है,
तो ये सारा डाटा बनाना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ देखते जाइए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की अत्यधिक गरीबी की परिभाषा 2022 में, देखिए 2022 के अकॉर्डिंग विश्व बैंक की क्या परिभाषा थी, विश्व बैंक की परिभाषा किसके अकॉर्डिंग, सन 2022 के अकॉर्डिंग। तो उनका जो परिभाषा था वो एक व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करता है। मतलब जो परिभाषा दिया था डॉलर के अकॉर्डिंग, जो 1.8 के आसपास था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, $2.15। अगर उससे अगर कोई कम करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। राइट आंसर 4 हुआ। अगला है कि कोई देश औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो कैसे दे सकता है, तो देखिए देश में यानी निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करके कोई भी देश क्या कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख संभावित लाभ क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए इसमें घरेलू रोजगार हमेशा कमी आती, जी नहीं, यह प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और वैश्विक बाजारों तक पहुंच ला सकता है, यही है एफडीआई का मेन, ठीक है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। एफडीआई मतलब समझ रहे हैं, अभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रैगनर नक्शे के अनुसार देश गरीबी के दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं, रैगनर नक्श के अनुसार देश गरीबी के दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो उच्च बचत, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बचत करेगा, देखिए रैगनर नक्श का एक गोल सर्कल बनता है, ठीक है, एक डिमांड साइड से बनता है, एक सप्लाई साइड से बनता है। तो उसमें वो कहते हैं कि कोई भी देश गरीब है क्योंकि गरीब है, उसके लिए एक दुष्चक्र के बारे में बताते हैं। तो इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ना है, तो इसी प्रकार तोड़ना है, कैसे, उच्च बचत, निवेश और बुनियादी ढांचे को विकास को बढ़ाने वाली नीतियों को लागू करके ही तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित और असंतुलित विकास मॉडल के बीच मूलभूत अंतर क्या है, ठीक है। संतुलित और असंतुलित विकास के बीच मूलभूत अंतर क्या है, तो देखिए मूलभूत अंतर है, संतुलित विकास मॉडल सभी क्षेत्रों में स्थिर विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि असंतुलित मॉडल विशिष्ट क्षेत्रों में तेजी से विकास को, देखिए संतुलित विकास का मतलब ही यही होता है कि सभी सेक्टरों में, ठीक है, विकास को बढ़ावा देना। लेकिन असंतुलित विकास का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि मतलब कुछ सेक्टर को इग्नोर कर किसी खास सेक्टर पर, ठीक है, निवेश को बढ़ावा देना या उस सेक्टर को फ्लोरिश करना। जैसे अर्थव्यवस्था में 1, 2 और 3 सेक्टर होते हैं, तो कहने का मतलब संतुलित विकास के तीनों सेक्टर लेके, लेकिन यही असंतुलित विकास आएगा तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पे लग जाते हैं, ठीक है, इसमें बढ़ावा देते हैं, या फिर इसको छोड़ के इस पे लग जाते हैं, तो यही हो जाएगा असंतुलित विकास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोडान की बड़ा धक्का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी के पीछे मुख्य विचार क्या था। देखिए रोजेस्टीन रोडान ने एक सिद्धांत दिया था जिसको बिग पुश थ्योरी, बड़ा धक्का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उस सिद्धांत में उसका मुख्य विचार क्या है, तो उनका मुख्य विचार है कि सिद्धांत बताता है कि विकास के लिए कई क्षेत्रों में समन्वित और एक साथ प्रयास, देखिए संतुलित विकास से रिलेटेड है ये सिद्धांत। तो विकास करने के लिए क्या करना है, तो एक बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो हम क्या करेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि छोटा छोटा जो हम लोग लगाते हैं निवेश, उससे कोई भी देश विकसित देशों के लिए है तो उससे विकास नहीं कर सकता है। विकास के लिए एक हैवी अमाउंट में उस देश में हैवी अमाउंट में विकास, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था शिथिल हो गई, रुक सी गई है, उसको क्या किया जाए, पुश किया जा सके, इसीलिए उसका नाम है बिग पुश थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स का मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है। तो मार्क्स का जो मूल्य सिद्धांत है वो प्रस्तावित करता है किसी उत्पाद का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। मतलब उन्होंने श्रम को ही सब कुछ माना था, किसने, कार्ल मार्क्स ने, और उन्होंने श्रम को ही फोकस करते हुए उन्हीं को सब कुछ मतलब वैल्यू देकर, कहने का मतलब है कि उनको मेन फोकस में रखकर या उनको प्रायोरिटीज देकर उसको अगर किया जाएगा तभी आगे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब किसी उत्पाद का उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की मात्रा से ही निर्धारित होती है, ठीक है, 3rd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच क्या संबंध। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच क्या संबंध है। जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्य जो सामग्री है वो कैसे बढ़ती है, अंकगणितीय दर से। तो कहाँ है ऑप्शन, देखिए खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जो खाद है, ठीक है, खाद
आपूर्ति वो है 1, 2, 3 के दर से बढ़ेगा, ठीक है, 1, 2, 3। लेकिन जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो बढ़ेगा 1, 2, 4, 8, 16, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वही चीज़ बताना है। तो खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन का संभावित लाभ क्या है। तो आर्थिक नियोजन का जो संभावित लाभ है कि यह आर्थिक गतिविधियों को दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकता है और बाजार की विफलताओं का समाधान कर सकता है। जो बाजार फेल्योर होता है वो आर्थिक नियोजन के द्वारा क्या हो सकता है, मतलब सुदृढ़ हो सकता है। आर्थिक नियोजन के द्वारा उसको हम फेल्योर होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य को निर्देशित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ का विकास सिद्धांत अक्सर निम्नलिखित से जुड़ा है। तो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण नहीं दिया होगा तो पूंजीवाद होगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूंजीवाद। उनका सिद्धांत किस पे निर्भर है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा, निरपेक्ष आ गया तो एडम स्मिथ आ जाएंगे, ठीक है। निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। यही अगर सापेक्ष लाभ की बात करता, तुलनात्मक लाभ की बात करता तो डेविड रिकार्डो हो जाते। अगला क्वेश्चन है हेक्सर-ओलिन सिद्धांत को इस नाम से जाना। अब हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो इसमें क्या क्या पूछा है, साधन, ये भी सही है। फैक्टर इंडोमेंट ऑफ फैक्टर प्रोपोर्शन एनालिसिस थ्योरी, ग्रीन जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त सभी होगा। हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत को इन चारों नामों से जाना जाता है, ठीक है। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत को इन चारों नामों से जाना जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि निर्यात और आयात की किस्मों के बीच के अनुपात को कहा जाता है। निर्यात और आयात की किस्मों ने कीमतों है, निर्यात और आयात की कीमतों के बीच के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय शर्तें, ठीक है। व्यापार नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा जाता है। गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा व्यापार की शुद्ध विनिमय शर्तें, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अब व्यापार की एकल तथ्यात्मक शर्तें किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो इसके जैकब वाइनर के द्वारा, ठीक है। तो जैकब वाइनर दिया था शुद्ध के साथ साथ एकल और डुएल भी वही दिया था, ठीक है। तो जैकब वाइनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखिए आईएमएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन में क्या आंसर दिया है, 1946। तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 46 से काम करना शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग 46 मारते हैं, 45 नहीं है तो 46 होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो वो डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया था मारेकस समझौता के तहत, ठीक है। मारेकस समझौता के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी, कब, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। ये सब उनका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप को एन स्टार्टअप से क्या अलग करता है, तो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप को स्टार्टअप से अलग करता है 1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन होना, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 बिलियन से अधिक होगा तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप, ठीक है। अगला है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम क्रांति किससे, स्वर्णा बैठी है बाग में, तो बागवानी कहाँ है, देखिए बागवानी और शहद, ठीक है। ये ट्रिक था, स्वर्णिम मतलब स्वर्णा, एक स्वर्णा एक लड़की का नाम है, वो कहाँ है, बगीचा में, तो बगीचा यानी बागवानी, ठीक है। ये हम लोग का ट्रिक था। अगला है कि बैंकिंग, बीमा और पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो बैंकिंग, बीमा थर्ड सेक्टर यानी टर्सरी यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। राइट आंसर हो गया थर्ड। अगला है कि भारत में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ था उसका क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना और भूमि की असमानताओं को कम करना। बिल्कुल सही आंसर है चौथा, ठीक है। भूमि सुधार का मतलब जो भूमि में विशेष तरह का लोग कुंडली मार के बैठे हैं, एक ही व्यक्ति के पास सब जमीन है आधा से ज़्यादा, तो उस जमीन को क्या करना, लोगों के पास बांटना, और जो असमानता भूमि को लेकर हो गया है, बंधुआ मजदूर लोग सब बन रहे हैं, एक ही आदमी के पास बहुत सारा जमीन है, उसको कम करके असमानताओं को दूर करना।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी? औद्योगिक ऋण के लिए। दूसरा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तो सुमेलित है। दूसरा है आरबीआई लॉन्ग टर्म ऋण फाइनेंस, ये भी सही है। थर्ड है आरआरबी को एग्रीकल्चर फाइनेंस। देखिए, कहने का मतलब है नाबार्ड की स्थापना कृषि ऋण के लिए दिया गया था, ये भी गलत है। मतलब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना दीर्घकालीन वित्त भी गलत है। आईडीबीआई का स्थापना अल्पावधि इन भी गलत है। आरआरबी की स्थापना कृषि वित्त के लिए दी गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है? तो राष्ट्र तो साहूकार होगा। ठीक है, जैसे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो सरकारी क्षेत्र के आते हैं, जिसमें निश्चित काम के घंटे होते हैं, जिसमें टाइम फिक्स होता है, जिसमें छुट्टियां फिक्स होती है, लोगों के लिए बीमा जो होता है वो फिक्स दिया जाता है। ठीक है, तो उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र में ज़्यादातर सरकारी कंपनियां आती है। तो उसमें बैंक की बात किया गया तो बैंक सारे हो गए सहकारी या संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। साहूकार जो है या संगठित। ठीक है, तो इसका हो गया ये। अगला हो गया चौथा आंसर हुआ उसका। अब अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किस देश ने भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में योगदान दिया? देखो, सबसे ज़्यादा पूंजी कौन देश से भारत में आया 2022-23 के दौरान? तो सिंगापुर से आया। ठीक है, सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सिंगापुर से आया 2000। इसलिए आप लोग इस साल का भी देख लीजिएगा, 24-25 नहीं, 23-24 का नहीं, 24-25 का। ठीक है, भारत में संगठित क्षेत्र के साथ अक्सर कौन सी चुनौतियां जुड़ी रहती है? भारत में असंगठित क्षेत्र के साथ अक्सर कौन सी चुनौतियां जुड़ी रहती है? तो अक्सर जुड़ी रहती है, देखिए, असंगठित क्षेत्र है वो जो ज़्यादातर वो क्या करता है, लोगों का शोषण करता है। तो कम मजदूरी देता है, सामाजिक सुरक्षा का उसमें अभाव होता है। मतलब कहने का मतलब है कुछ हो गया तो दुर्घटना बीमा वगैरह ये सब चीज़ नहीं देता है वो। साथ में खराब काम काजी स्थितियाँ होती हैं, जो काम करने के घंटे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि काम जो होता है वो रिस्क एरिया में दिया जाता हो। ठीक है, अगला है कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का क्या संदर्भ है? ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संदर्भ है कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी जो कटौती प्रतिबद्धताओं के अधीन नहीं है। ठीक है, ग्रीन मतलब समझिए पर्यावरण पर, पर्यावरण हरा होता है। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड है ग्रीन बॉक्स डब्ल्यूटीओ का। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्र और राज्य सरकारों के बजट व्यय सकल घरेलू उत्पाद को छू गया है। कितना? तो कितना होगा? तो होगा 2.1। ठीक है, मतलब बजट से ही पूछा है कि बजट में स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया, तो 2.1%। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 पूछ रहा है, तो अभी 23-24 पूछेगा, 24-25 पूछेगा। ठीक है, 24-25 को ही ध्यान में रख के चलिएगा, 23-24 या 24-25। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च होता है? देखिए, स्वास्थ्य का पूछ दिया, अब शिक्षा का पूछ रहा है, तो शिक्षा का लगभग 3%। ठीक है, तो शिक्षा में लगभग 3%, स्वास्थ्य में 2.1%। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2021-22 के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र में नियोजित श्रम बल की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 45.5% थी श्रम बल की हिस्सेदारी। राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, 45.5%। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह देश में रोजगार में सबसे छोटा योगदान करता है। यह मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन पर केंद्रित है, पिछले दशकों में धीमी देखी गई है। यह भारत के जीडीपी में 30%। देखिए, ई भी गलत है, ई भी गलत है, 30% से ज़्यादा करता है योगदान। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारी उद्योगों में केंद्रित है, ये भी गलत है। देखिए, देश के रोजगार में ये सबसे छोटा योगदान करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? तो कृषि क्षेत्र देता है लगभग 48% अभी वर्तमान में। ठीक है, अब जो 52% बचा उसमें से उद्योगों में जाता है योगदान, और किस में, मतलब 32 या कुछ जाता है किसका, उद्योगों का, और उस शेष जो बचा वो जाता है किसका, सेवा क्षेत्र का। तो सबसे कम हुआ सेवा क्षेत्र का, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा आता है वहाँ से। ठीक है, नीति आयोग का लक्ष्य भारत में शासन के किस महत्वपूर्ण पहलू को बढ़ावा देता है? तो देता है विकेंद्रीकृत योजना, सहकारी संघवाद। ठीक है, मतलब दोनों
केंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण का मतलब होता है एक जगह से ही रूल करना, लेकिन जो पहले योजना आयोग था वो केंद्रीकृत था। अब इसको तोड़ा गया है, मतलब सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है इसमें, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपालों को शामिल किया है गया है, ठीक है। और जो ये जो योजना है वो टॉप टू बॉटम वाला योजना है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक चलता है। तो कहने का मतलब एक जगह इसका सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, सारे लोगों के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया विकेंद्रीकृत। अगला है कि किस कंपनी ने बिहार में पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल स्थापित किया। तो सबसे पहले जो इथेनॉल पूर्वी भारत जैव ईंधन कंपनी ने बिहार में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग 2021-22 में स्थिर कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, कितना। तो 10.98%। कुल मिला के बिहार का जीडीपी कितना था 21-22-23 में 10.98, भी कभी आप लोग देख के जाइएगा। अगला है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 के मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति, देखिए बिहार का प्रति व्यक्ति आय, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना 54,383 रुपया, अभी कभी देखना है, ठीक है, 54,383 रुपया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक नहीं है, ठीक है। तो पटना, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुंगेर। हमको लग रहा है सीतामढ़ी नहीं होगा, क्योंकि पटना समृद्ध है, बेगूसराय समृद्ध है, ठीक है, और मुंगेर समृद्ध है, सीतामढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है कि कौन सा माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा माध्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो चरम मूल्यों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, समांतर माध्य चरम मूल्यों से। इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हिच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है, तो अर्थमेटिक मीन। अगला है कि एक सममित या प्रसामान्य वितरण के लिए क्या होना चाहिए, चतुर्थक विचलन बराबर क्या होना चाहिए, माध्य विचलन, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मीन डेविएशन। तो फॉरियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन बराबर क्या होता है, मीन डेविएशन, ठीक है। अगला है कि सहसंबंध का अभिप्राय है। तो सहसंबंध का अभिप्राय क्या होता है, तो चरों के साथ परिवर्तन होना, सही बात है, चरों के कारण एवं परिणाम का संबंध, क्या पूछा है, सहसंबंध का अभिप्राय चरों के साथ परिवर्तन होना, चरों के परस्पर निर्भर पाया जाना। तो चरों के साथ परिवर्तन होना ही कहलाता है, ठीक है। जैसे चरों के साथ परिवर्तन का मतलब ये है, जैसे कोरिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव में साथ साथ चलता है, जिधर वो गया उधर ये गया, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब दोनों, घटना भी और बढ़ना भी। तो यहाँ परिवर्तन ही सही होगा, क्योंकि जब, जैसे कि कहने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई का संबंध कैसे होता है, एक दूसरे के साथ सीधा होता है। तो एक इधर गया तो उसी साइड दूसरा भी गया। लेकिन डिमांड और प्राइस का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है, एक इधर गया दूसरा उधर जाएगा, तो रिलेशन तो होता है ना, तो इसीलिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद और भी 50 क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, करंट वगैरह, मैथ, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है, दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी जब क्या होगा, r इक्वल टू ±1, ठीक है। मतलब इन केस ऑफ टू वेरिएबल दीज विल बी ओनली वन रिग्रेशन लाइन इफ वैल्यू क्या हो जाएगा, ±1, r इक्वल टू ±1, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहाँ पे होता है समाप्त। आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एस्टेट इकोनॉमिक्स 11-12 में, मैंने सारे का सॉल्यूशन करके बतलाया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैंने सारे को सही करके बताया है। एक हमको लगता है प्रीवियस जो वीडियो था उसमें शायद गलत था, ठीक है, इसमें तो नहीं लगा वैसा। तो कहने का मतलब जो दिया गया आप लोग को बस
ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा के पूछा जा रहा है उन चैप्टरों को। जैसे करंट पूछा तो आप इस करंट को देखिएगा, उस परिपेज में पूछा गया है 22-23, तो आप 23-24 को देख के जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।